ठीक। तो हम बात करते हैं मास नंबर की। हम जानते हैं कि एक एटम होता है, और उस एटम के अंदर एक न्यूक्लियस होता है, और उस यस सर। न्यूक्लियस के अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होते हैं। ऐसे ही नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, बेसिकली हम इतना ही जानते हैं कि एटम में न्यूक्लियस है और उसके अंदर शेल्स होते हैं, और ये नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स भी होते हैं। अगर हम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स को ऐड कर देते हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स को हम ऐड करते हैं, तो ऐड करने के बाद हमें क्या मिलता है बेटा? हमें मिलता है मास नंबर। हमें क्या मिलता है? मास नंबर मिलता है, मास सही। नंबर। अच्छा, तो ये आपके नंबर प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स दोनों को ऐड करते हैं, मास नंबर हो जाता है। ठीक है। अब जो अ, एक चीज होती है, रिलेटिव एटॉमिक मास। ठीक है। ठीक है। रिलेटिव एटॉमिक मास, ये ये चीज समझने वाली है कि रिलेटिव एटॉमिक मास को हम कैसे डिफाइन करेंगे। हाउ विल बी डिफाइन रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ एनी एलिमेंट। तो एनी आइडिया पता? जी। यस सर। हाउ कैन रिलेटिव यू एटॉमिक नंबर। डिफाइन? ठीक है। नहीं सर। सर इसका मीनिंग बता देंगे? अच्छा देखिए, किसी भी एलिमेंट का जो एटॉमिक मास होता है, ठीक है, वो एक एवरेज मास कंसिडर होता है। ठीक है, इसलिए हम उसको एक रिलेटिव कहते हैं। ठीक है, तो रिलेटिव एटॉमिक मास इज एक्चुअली एवरेज मास ऑफ एन एटम ऑफ द एलिमेंट। ठीक है, और हम इसको कंपेयर करते हैं 1/12 ऑफ द मास ऑफ कार्बन। स्टैंडर्ड क्या है?
हमने एक कार्बन, एक हमने स्टैंडर्ड लिया है जिसके कार्बन के जितने भी एटम्स होंगे, ठीक है, तो उस एटम्स का जितना भी मास होगा उसका 1/12 जो है वो एक एवरेज आइसोटोपिक मास कंसिडर होगा। ठीक है, तो इट्स अ रेशियो, इट्स अ रेशियो, राइट, देयरफॉर रिलेटिव एटॉमिक मास का कोई यूनिट नहीं होता है। ठीक है, तो वी कांट वे द सिंगल एटम, हम किसी सिंगल एटम को वे नहीं कर सकते, वजन नहीं कर सकते, ठीक है, ऑन अ नॉर्मल स्केल। ठीक है, तो हमने क्या किया, एक स्टैंडर्ड एलिमेंट चूज किया। ठीक है, तो केमिस्ट ने क्या किया, केमिस्ट पिक्ड अप कार्बन 12, ठीक है, एज ए स्टैंडर्ड, जो कि एग्जैक्टली 12 हमने कंसिडर किया। तो एवरी अदर एटम्स मास इज रिलेटिव टू दैट, तो हर एलिमेंट का जो मास है वो रिलेटिव होगा कार्बन 12 के। अच्छा, अब हम कहते हैं वाई वी आर यूजिंग ए एवरेज, हम एक वर्ड यूज कर रहे हैं एवरेज। सो मोस्ट एलिमेंट एग्जिस्ट एज अ मिक्स ऑफ आइसोटोप्स, क्योंकि आज का टॉपिक हमारा आइसोटोप्स है, तो हम वहां तक कैसे पहुंचते हैं आइसोटोप तक वो बात कर रहे हैं। तो मोस्ट एलिमेंट्स exist as a mix of isotopes in nature। ठीक है, तो रिलेटिव एटॉमिक मास इज अ वेटेड एवरेज ऑफ दोस आइसोटोप्स, उन तमाम एलिमेंट्स के जो एटम्स के जो आइसोटोप्स होंगे उनके एवरेज मास को हम रिलेटिव एटॉमिक मास कहेंगे। ठीक है, इट्स नॉट, रिमेंबर कि इट्स नॉट द एक्चुअल मास ऑफ वन एटम। ठीक है, सही, फॉर एग्जाम्पल एक ऑक्सीजन है, वन ऑक्सीजन एटम डज नॉट वेव 16 ग्राम। ठीक है, उसका जो इट्स इट्स वे अराउंड 2.66 इंटू 10 to the power -23 ग्राम। ठीक है, तो अगर हम इसको, विच मीन्स के ये आपका 16 टाइम्स हैवियर होगा 1/12 ऑफ कार्बन एटम। अच्छा, नो यूनिट क्यों है, क्योंकि ये रिलेटिव है, नंबर वन रेशियो है ये। ठीक है, तो ये सारी चीज को आपको थोड़ा सा जो है ना अपने माइंड में रखना पड़ेगा। ठीक है, नाउ इट कम्स टू द आइसोटोप, दिस इज एक्चुअली द मेन रीजन के इट्स नॉट अ होल नंबर फॉर मोस्ट एलिमेंट्स। ठीक है जी, तो हाँ दे दूँ। अच्छा, फॉर एग्जाम्पल क्लोरीन है। ठीक है, तो क्लोरीन के अगर हम बात करते हैं तो उसका रिलेटिव एटॉमिक मास होता है 35.5 होता है। ठीक है, और जो 0.5 है इज नॉट एक्चुअली अ होल नंबर, राइट। तो नेचर में तो 35.5 नहीं आएगा। तो नेचर में होता ये है कि हम ये देखते हैं कि क्लोरीन किसी और तरीके से एग्जिस्ट कर रहा है, एक और क्लोरीन है वो भी किसी और फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक है, तो हम ये देख रहे हैं कि एक क्लोरीन है जिसका मास नंबर है, उसकी एग्जांपल ले लेते हैं हम। फॉर एग्जांपल क्लोरीन 35 है और उसका जो मास नंबर है वो 35। ठीक है, क्लोरीन 37 है, इसका जो मास है वो 37 है। अच्छा, अब इसकी जो अबंडेंस है, एग्जिस्टेंस है, वो हमें मिली वो हमें मिली 75%। और क्लोरीन 37 की हमें अबंडेंस मिली है नेचर में, दैट इज अबाउट 25%। सही, अब हम क्लोरीन का एक रिलेटिव एटॉमिक मास निकालते हैं। ठीक है, फाइंडिंग ए आर मीन्स रिलेटिव एटॉमिक मास, ठीक है, ऑफ क्लोरीन। अब हम क्लोरीन का देखते हैं कि 35 वाला कितने परसेंट एग्जिस्ट कर रहा है, 75%। तो 35 को मल्टीप्लाई कर देंगे 75 से, और फिर डिवाइड कर देंगे 100 से। सिमिलरली आप ऐड करेंगे 37 को विद 25% एंड डिवाइडेड बाय 100। ठीक है, इसके बाद इनको आप ऐड करें और फिर यू विल गेट 3550,
divided by 100 and it will be 35.5. सही। तो इसकी एग्जाम्पल आप ऐसे लिख सकते हैं, यू कैन इमेजिन अ क्लास वेयर थ्री किड्स वे 35 किलोग्राम एंड वन किड वे 37 किलोग्राम, राइट। तो जो एवरेज क्लास मास है, ठीक है, is actually not 37 or 35, but it's going to be 35.5 kg। सही। तो यहां से एक बात समझ आ रही है कि कार एक एटम का मास को हम हमेशा कंपेयर कर रहे होते हैं कार्बन के मास से, ठीक है। तो यहां से पता चलता है कि रिलेटिव एटॉमिक मास, अब यहां से हमें पता चलता है कि जो रिलेटिव एटॉमिक मास है is actually the average mass of an atom, ठीक है। तो relative atomic mass is the average average mass of an atom of an element, ठीक है। और हम इसको कंपेयर किससे कर रहे होते हैं, कंपेयर टू 1/12 of mass of a carbon 12 atom, ठीक है। रिलेटिव एटॉमिक मास इट्स अ रेशियो, ठीक है। तो हमने क्या किया कि इट्स अ रेशियो, देयरफॉर इट डज नॉट हैव एनी यूनिट, ठीक है। एवरी अदर एटॉमिक मास इज रिलेटिव टू दैट। किससे रिलेटिव होगा, आपके कार्बन एटम्स, ठीक है जी। तो ये एक छोटी सी एग्जांपल थी। जैसे हम जानते हैं हाइड्रोजन है, उसका जो रिलेटिव एटॉमिक मास है, हाइड्रोजन का रिलेटिव एटॉमिक मास इज अबाउट 1.008, ठीक है। सही। तो रिमेंबर कि मास नंबर और रिलेटिव एटॉमिक मास दे आर नॉट सेम। अब बात हम करते हैं कि आइसोटोप्स के अंदर होता क्या है, व्हाट आर आइसोटोप्स। तो आइसोटोप्स क्या होते हैं, एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट, एटम ऑफ द सेम एलिमेंट having same atomic mass but I'm sorry, I have written the wrong thing, having same atomic, having same atomic number but different atomic mass, ठीक है। तो अब हमारे पास अगर हम सेम एटॉमिक नंबर की बात करते हैं, सेम एटॉमिक नंबर की जब हम बात करते हैं तो इसका मतलब क्या है कि अगर क्लोरीन की 35 है और क्लोरीन के पास 37 एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो दोनों के पास दो
both have same both have same number of protons. Both have same number of protons, क्योंकि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स ही आपके एटॉमिक नंबर को शो करते हैं। अगर आपके नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम है, एटॉमिक नंबर भी सेम होगा। तो याद रखें, कोई भी एलिमेंट होता है तो उसके नंबर ऑफ प्रोटॉन्स या एटॉमिक नंबर से ही पता चलता है वो कौन सा एलिमेंट है। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, क्लोरीन 35 और क्लोरीन 37 में जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होंगे दे आर इक्वल टू 17। सही। अब 35 वाले में आप अगर क्लोरीन 35 की बात करेंगे तो उसमें 17 प्रोटॉन्स होंगे और अब 18 न्यूट्रॉन होंगे। तो अल्टीमेटली आपके 17 प्लस 18 विल मेक इट 35। राइट। अच्छा, अब हम बात करते हैं क्लोरीन 37 की। तो प्रोटॉन्स वही होंगे क्योंकि एलिमेंट क्लोरीन है तो सेम प्रोटॉन्स होंगे। अब हम बात करते हैं कि प्रोटॉन न्यूट्रॉन्स कितने होंगे, तो 37। 37 माइनस 17, तो इट्स गोइंग टू बी 20 न्यूट्रॉन्स। ठीक है। सिमिलरली अगर मैं आपसे कहता हूँ कि कार्बन कार्बन है मेरे पास, और कार्बन एक कार्बन है विच इज 14। कार्बन 14 के अंदर जो प्रोटॉन्स होंगे दे आर गोइंग टू बी 6 प्रोटॉन्स, और जो न्यूट्रॉन्स होंगे वो 14 माइनस 6, दैट्स गोइंग टू बी 8 न्यूट्रॉन्स। अच्छा, सही। अब मैं अगर कार्बन 13 की बात करूं तो 6 प्रोटॉन्स होंगे क्योंकि एटम कार्बन है, सर दैट मीन्स एटॉमिक नंबर भी 6 है। एंड आफ्टर दैट, जी बता। जी। तो आपके जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स वो सेम होते हैं किसी भी एक एलिमेंट के, और हम इसको periodic टेबल से भी देख सकते हैं। राइट। नाउ इफ आई हैव कार्बन 13, तो आपके पास 7 न्यूट्रॉन हो जाएंगे। अच्छा, कार्बन 12 अगर मेरे पास होगा तो उसमें 6 प्रोटॉन्स होंगे एंड 6 न्यूट्रॉन्स। तो आई होप दैट यू हैव गॉट दिस पॉइंट क्लियर कि हमेशा आप मास नंबर को अगर माइनस करते हैं, मास नंबर में से नंबर ऑफ प्रोटॉन्स माइनस करते हैं तो यू ऑलवेज गेट number of neutrons.
अब मैं आपको एक क्वेश्चन दूंगा और दैट इज रिलेटेड टू द कैलकुलेशन ऑफ एवरेज आइसोटोपिक मास ऑफ ब्रोमीन, ठीक है, और हाइड्रोजन का। ये आपने तरीके का देख लिया कि हाउ टू फाइंड आउट द एवरेज एटॉमिक मास ऑफ क्लोरीन। ये आप कैलकुलेशन देख चुके हैं, हाउ हैव आई डन दिस, एंड कीपिंग द सेम मेथड यू आर गोइंग टू फाइंड आउट द एवरेज आइसोटोपिक मास ऑफ ब्रोमीन एंड एज वेल एज maybe I can give you oxygen, ठीक है। वो मैं आपको एलिमेंट्स भेज दूंगा, तो you will be finding out the average isotopic mass of the given elements, okay, right, with respect to their given percentages, right। ठीक है जी। तो आपने ये नंबर प्रोटॉन्स न्यूट्रॉन्स निकालने आने चाहिए। ठीक है, कभी भी एक न्यूट्रल एटम होता है तो उसके अंदर कितने आपके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो अगर एक न्यूट्रल एटम है तो उसके अंदर प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स बराबर होते हैं, ठीक है, राइट। तो इंशाल्लाह इन द नेक्स्ट क्लास वी विल टेक अ स्टार्ट फ्रॉम हियर, ओके। तो आई होप दैट यू हैव गॉट द कॉन्सेप्ट क्लियर, राइट। ठीक है, तो अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।